हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। और आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आप सभी लोग मेरी वीडियो एंड तक देखा करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की यह घटना केरल की है, जहां एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती है, वो अपने कथित बॉयफ्रेंड का हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े करती है। उन टुकड़ों को पॉलिथीन में लेकर वो 3 दिन तक घूमती रहती है। फिर उसके साथ एक ऐसी घटना हो जाती है कि वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पहुंचने के बाद वो वहां अपना जुर्म कबूल कर लेती है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी घटनाक्रम को समझते हैं। आज की यह घटना केरल की है, जहां उमामा एक अच्छे परिवार से होती है और उसके फैमिली में सभी लोग एजुकेटेड होते हैं और ये भी पढ़ने में काफी ज्यादा तेज थी। तो ये अपना जैसे ही 12th कंप्लीट करती है, कंप्लीट करने के बाद ये डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। वहाँ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है और ये आई स्पेशलिस्ट बन जाती है। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ये अपना क्लिनिक खोलती है और वहीं इसकी मुलाकात एक बच्चों के डॉक्टर से होती है, जिसका नाम राधा कृष्णन होता है। और ये इन दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और इन दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इन दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं और ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, क्योंकि इनका भी अपना अच्छा प्लान था, इनका भी क्लिनिक था, उसका भी क्लिनिक था, दोनों अच्छा कमा रहे थे, बच्चे भी हो चुके थे। कोई फेस्टिवल आने वाला था तो ये सोचते हैं कि क्यों ना अपने घर का रिनोवेशन करा लिया जाए, जिसका नाम मुरलीधरन होता है। वो इनके घर आता है और इनका जितना भी रिनोवेशन का काम था वो सब कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो मुरलीधरन था, डॉक्टर उमाना होती हैं, इन दोनों की काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और ये नज़दीकियाँ अब समाज की नज़र में भी आने लगी थी। उस जो गली जिस कॉलोनी में ये लोग रहने लगे थे, उस कॉलोनी में भी सभी की नज़रों में आने लगी थी, क्योंकि तो जब डॉक्टर राधाकृष्णन नहीं होते थे, तो मुरलीधर ओमाना से मिलने उसके घर जाया करता था। जब ये बात राधाकृष्णन को पता चलती है, तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं और इस तरीके से हम समाज में सर्वाइव नहीं कर सकते। वो डॉक्टर ओमाना को वो समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है और नहीं मानने के कारण राधाकृष्णन उनको डिवोर्स दे देते हैं। डिवोर्स देने के बाद और जो डिवोर्स दे देते हैं और जो दोनों बच्चे होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं। अब डॉक्टर उमाना को पूरी आज़ादी रहती है अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की और वो वैसा ही करती हैं। वो मुरलीधरन के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं, साथ में रहना, हर चीज़ की इनके पास फ्रीडम थी। लेकिन जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी के लोग इस चीज़ को गलत मानते थे, क्योंकि ये जो घटना है ये 1996 की है। तो आज के कंपैरिजन में उस टाइम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समाज की नज़रों में गलत थी। तो उमाना को भी ये फ़ील होने लगा था कि शायद मुरलीधरन के साथ जो उनका रिश्ता है, उस रिश्ते को उनको नाम देना चाहिए। अब वो मुरलीधरन पर शादी का प्रेशर बनाने लगती हैं। मुरलीधरन पहले से भी शादीशुदा था, उसके भी 2 बच्चे थे, लेकिन वो अपनी वाइफ से अलग नहीं होना चाहता था और इनके साथ रिलेशन में भी रहना चाहता था। वो रिलेशन में कम, लेकिन इनके पैसे का वो ज़्यादा फ़ायदा उठाता था, इनसे पैसे माँगता था और ये स्टार्टिंग में तो उसके ऊपर पैसे खर्च करती थी, लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे इसकी डिमांड बढ़ने लगती है और डॉक्टर उमाना की भी जो इमेज थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है इसकी वज़ह से, तो उसका केरल में क्लिनिक उतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो अब इंडिया छोड़ के मलेशिया शिफ्ट हो जाती है और मलेशिया शिफ्ट होने के बाद वहाँ भी अपना क्लिनिक खोल लेती है और अपना काम करने लगती है। लेकिन मुरलीधरन और डॉक्टर उमाना दोनों एक-दूसरे के संपर्क में थे, बातचीत होती रहती थी। तो डॉक्टर उमाना मुरलीधरन से कहती है कि क्यों ना तुम भी मलेशिया आके शिफ्ट हो जाओ, यहाँ हम लोग शादी कर लेंगे और साथ में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन मुरलीधरन कहता है कि मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ आने के लिए हम लोगों को अपना नाम बदलना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, तभी हम लोग वहाँ रह सकते हैं। इस वजह से डॉक्टर उमाना भारत आती हैं, आने के बाद यहाँ वो अपना नाम बदलती हैं, बदलने के बाद अमीना अपना नाम रख लेती हैं और वो डॉक्टर मुरलीधरन से शादी कर लेती है। शादी के बाद दोनों मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ कुछ समय तो इनका अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद
इन दोनों के बीच खटपट होने लगती है, आपसी मतभेद होने लगता है, क्योंकि जो मुरलीधरन था वो कुछ करना नहीं चाहता था, वो सिर्फ डॉक्टर ओमाना के पैसों पे ही उसकी नज़र थी और वो उनके पैसों का ही पूरा फ़ायदा उठाता था। ये बात डॉक्टर ओमाना को भी कहीं न कहीं बुरी लगने लगी थी। इस वजह से वो एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं और मुरलीधर दोबारा से इंडिया वापस आ जाता है। लेकिन इंडिया वापस आने के बाद भी जो उसकी पैसों की डिमांड होती है, वो खत्म नहीं होती है। वो लगातार डॉक्टर ओमाना को ब्लैकमेल करता है और इसकी ब्लैकमेलिंग से वो इतना ज़्यादा तंग हो जाती है कि एक दिन वो फैसला कर लेती है कि मैं मुरलीधर को रास्ते से हटा दूँगी। इस फैसले के तहत वो मलेशिया से केरला केरला आती है और केरला आने के बाद अपने भाई के यहाँ एक दिन रुकती है और जितना भी उसके पास गोल्ड था और जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे, सब वो अपने भाई के घर रख देती है। उसके बाद कालीकट में एक रिसॉर्ट बुक करती है। रिसॉर्ट बुक करने के बाद वो रेलवे स्टेशन जाती है, वहाँ एक रेस्ट रूम बुक करती है, जहाँ यात्री ठहरते हैं और बुक करने के बाद वो पीसीओ पे जाती है और मुरलीधर को फ़ोन करती है और मुरलीधर से कहती है कि मैं इंडिया आई हूँ और तुम्हारे जो पैसे हैं वो मैं पैसे दे दूँगी और तुम्हारे साथ कुछ समय भी व्यतीत कर लूँगी। मुरलीधर भी इसकी बातों में आ जाता है, वो सोचता है कि पैसा भी मिल रहा है और साथ में लड़की भी मिल रही है, तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो पहले उसको मुरलीधर को रिसॉर्ट लेके जाती है, वहाँ ये लोग रात भर रहते हैं, रात भर रहने के बाद अगले दिन इसको घुमाती है और फिर उसके बाद इसको रेलवे स्टेशन पे एक रेस्ट रूम बुक किया था, वहाँ पहुँचती है। वो मुरलीधर को घुमाने के बाद रेलवे स्टेशन ले जाती, जहाँ उसने अपना एक रेस्ट रूम बुक किया था, वहाँ दोनों पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वो मुरलीधर से कहती है कि मैं मलेशिया से एक ऐसी दवा लेकर आई हूँ, जिस दवा को लेने के बाद आदमी के अंदर जो एनर्जी होती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उस दवा को लेने के बाद जो सेक्स पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस दवा को तुम इंजेक्शन के माध्यम से ही ले सकते हो। मुरलीधर तैयार हो जाता है, ये उसको इंजेक्शन लगा देती है और जैसे ही इंजेक्शन लगाती है, 15 मिनट के अंदर ही उसकी साँसें बंद हो जाती हैं और उसकी आँखें बाहर निकल आती हैं। इसके बाद इसके पास बहुत सारे तेज़धार हथियार थे, वो ये पूरी प्लानिंग करके गई हुई थी और ये उसके शरीर के टुकड़े काटना शुरू कर देती है। उसके शरीर के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े काटती है और जो ये पॉलीथीन ले गई थी, उन पॉलीथीन में उसके टुकड़े रखती है और वो टुकड़े ले जाकर वॉशरूम में कम्बोर्ड में डालकर फ्लश करती है। पहले तो बहुत आसानी से वो टुकड़े फ्लश हो जा रहे थे, लेकिन जो बड़े टुकड़े थे वो जाकर उसमें फँस जा रहे थे, तो जिस वजह से इसने सोचा कि अब मैं यहाँ इस डेड बॉडी को पूरा डिकम्पोज़ नहीं कर पाऊँगी, तो वो वहाँ से उन शरीर के टुकड़ों को सूटकेस में भरती है और भरने के बाद रिसॉर्ट में ले जाकर रख देती है, जहाँ उसने वो रिसॉर्ट बुक किया था। और इधर ये रेलवे स्टेशन का रूम खाली कर देती है। अब वहाँ भी एक इसके पास एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि अब 2 सूटकेस है जिसमें उसने डेड बॉडी रखी हुई है। अब ये डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाए? तो ये सोचती है कि सुसाइड वहीं कोयम्बटूर में एक सुसाइड पॉइंट होता है। वो सोचती है कि इसी सुसाइड पॉइंट पर ले जाकर मैं ये दोनों ट्रॉली बैग नीचे खाई में फेंक दूँगी, किसी को पता नहीं चल पाएगा। इसी के यही प्लान बना के वो कोयम्बटूर जाती है। कोयम्बटूर जाने के बाद टैक्सी बुक करती है और टैक्सी बुक करने के बाद उस सुसाइड पॉइंट पर पहुँचती है। जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि उस दिन वीकेंड था और काफ़ी ज़्यादा लोगों की छुट्टियाँ थी, सब लोग घूमने आए थे, तो इसका प्लान फेल हो जाता है। फिर ये दोनों ट्रॉली बैग लेके आती है, फिर ऑटो में रखती है। ऑटो भी कुछ देर चला ही था, तब तक वो पंचर हो जाता है, जिस वजह से ये वो ऑटो ड्राइवर इसको लेकर नहीं जा पाया। उस उस ऑटो ड्राइवर ने एक दूसरा वैन बुक किया, उस वैन में इसने अपना सारा सामान रखा और रखने के बाद वो वैन बिल्कुल बंद थी और उसमें बैठ जाती है। वैन चलना स्टार्ट हो गई, जैसे ही वो कुछ दूरी तक चलती है तो वैन बंद थी, तो उसमें स्मेल सी आने लगती है। पहले तो जो ड्राइवर था उसने इग्नोर किया कि शायद किसी तरह की स्मेल होगी, लेकिन जब धीरे-धीरे वो कुछ दूर और चला तो बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। तो वो डॉक्टर ओमाना को फ़ोर्स करता है, पूछता है कि तुमने बैग में क्या रखा है? तो वो सोचती है
कि क्यों ना मैं इसे सच बताकर इसको भी अपने प्लान में शामिल कर लूँ। वो उसको सच बता देती है, वो कहती है कि इसमें एक आदमी की लाश है और इस लाश को अगर तुम ठिकाने लगाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगी। जो ड्राइवर होता है वो तैयार हो जाता है, वो कहता है कि ठीक है मैम, मैं तो गरीब हूँ, मुझे पैसों से मतलब है, अगर आप मुझे पैसे देंगी तो मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। इस वजह से जो डॉक्टर उमाना होती है बहुत रेस्ट हो जा बहुत ही उसको आराम सा फ़ील होने लगता है, क्योंकि वो 3 दिन से जगी हुई थी। इसी वो 3 दिन से लगातार जगी हुई थी इस लाश को ठिकाने लगाने में। तो वो उसकी आँख लग जाती है और जैसे ही आँख लगती है, वो ड्राइवर इस मौके का फ़ायदा उठाता है और सीधे गाड़ी वो पुलिस स्टेशन ले जाकर रोक देता है। जब गाड़ी वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद जो पुलिस वाले डॉक्टर उमाना को कब्जे में ले लेते हैं और जब उस ट्रॉली बैग को खोला जाता है तो उसमें किसी आदमी के शरीर के टुकड़े मिलते हैं। मिलने के बाद जब इससे पूरी घटना पूछी जाती है तो ये बताती है कि ये लाश मुरलीधर की है। तो पुलिस वाले मुरलीधर की फैमिली वालों को फ़ोन करते हैं, वो लोग आते हैं। आने के बाद शव की पहचान मुरलीधर के रूप में हो जाती है। उसके बाद जो डॉक्टर उमाना होती हैं, इनके ऊपर ये जेल चली जाती हैं और 5 साल तक जेल में रहती हैं। लेकिन 5 साल के बाद इनको बेल मिल जाती है और बेल मिलने के बाद ये फिर दोबारा कभी जेल नहीं जाती, क्योंकि ये वहाँ से गायब हो जाती हैं और आज तक पुलिस उनको ढूँढ ही रही है। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।